हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विग्नर सीड सेल। तो इस सेल का ये हम क्यों बनाते हैं? जब भी हम प्रिमिटिव सेल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक लैटिस रखते हैं। तो ये भी एक वे है, एक अलग मेथड है क्या बनाने का, प्रिमिटिव सेल बनाने का। तो प्रिमिटिव सेल को हम क्या बोलते हैं, विग्नर सीड सेल इन डायरेक्ट लैटिस। अब देखो, अगर हमने विग्नर सीड सेल बनाना है तो हम उसका एक मेथड है, वो कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास लैटिस पॉइंट्स गिवन हैं। अगर एटम्स की कुछ लैटिस पॉइंट्स की कुछ ऐसी अरेंजमेंट गिवन है, तो हमने कोई भी एक लैटिस उठा लिया, ये वाला मैंने लैटिस पॉइंट उठाया। अब जितने भी इसके नियरेस्ट हैं उनको कनेक्ट कर दो। ये भी उसके नियरेस्ट है, ये भी उसके नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है, और ऐसे ही जितने भी उसके नियरेस्ट आ रहे हैं सबको कनेक्ट कर देना है। अब विग्नर सीड सेल बनाने के लिए, विग्नर सीड सेल है क्या, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मैंने एक सेंटर में लैटिस पॉइंट ले लिया है, अब सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट लेना है, तो वो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब कोई और लैटिस पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। जो भी मैं यूनिट सेल बनाऊंगी उसके अंदर कोई भी और लैटिस पॉइंट नहीं आना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा। तो इसके लिए क्या है, जो भी मैंने ये यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है, इसका अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। मींस यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिराया बिल्कुल उसके सेंटर में, ताकि उन दोनों को बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। ऐसे ही इस लाइन को भी हमने इस पे भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया। ऐसे ही इस सबको क्या कर देना है, आपने हाफ कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, उसको ऐसे परपेंडिकुलर गिराना है ताकि वो बाइसेक्ट हो जाए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऐसे ही सभी में क्या कर देना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराना है। जब सबको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाइसेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास ये एक यूनिट सेल बन गया, ये एक यूनिट सेल बन गया। अगर आप इस वाले यूनिट सेल को देखोगे, सिर्फ इसमें एक लैटिस पॉइंट आ रहा है और कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये है क्या, हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो हम इसको बोलते हैं विग्नर सीड सेल। ये एक मेथड है, एक अलग मेथड है डायरेक्ट लैटिस में प्रिमिटिव यूनिट सेल चूज़ करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस एटम के अराउंड हम मिनिमम वॉल्यूम, इसको हम मिनिमम वॉल्यूम सेल भी बोलते हैं। क्यों, इसके अराउंड अगर आप देखोगे ये सिर्फ इतना मिनिमम वॉल्यूम है। अगर आप इससे दूर जाओगे तो ये वाला लैटिस पॉइंट अंदर आ जाएगा, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं रहेगा। तो इसको समटाइम्स ऐसा भी बोला जाता है कि ये मिनिमम वॉल्यूम है इसका। ये क्या है, इसका मिनिमम वॉल्यूम है। तो जब भी आपने विग्नर सीड सेल बनाना है तो क्या करोगे, आप एक पॉइंट उठाओगे, उसके जितने भी नियरेस्ट हैं उनको कनेक्ट कर दोगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, फिर जो भी हमारे पास एक यूनिट सेल बन जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विग्नर सीड सेल। अब ये मैंने डायरेक्ट लैटिस में बनाया है। अगर मैं यही रेसिप्रोकल में बनाऊं तो उसका सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रिलियन जोन। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में बनाती हूँ तो उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, ब्रिलियन जोन, ठीक है। तो जब भी हम डायरेक्ट लैटिस की बात करेंगे तो हम इसकी बात किया करेंगे, ठीक है, विग्नर सीड सेल की। जब भी हम रेसिप्रोकल में आएंगे तो हम ब्रिलियन जोन की बात किया करेंगे। अब हमने एक एक्सरे डाइफ्रैक्शन की थी, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन में क्या था कि एक कंडीशन थी हमारे पास, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेन पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। ये क्या थी, एक डाइफ्रैक्शन की कंडीशन ही थी। तो जब भी किसी भी प्लेन में, किसी भी क्रिस्टल में ये वाली कंडीशन किसी भी पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ पे जब हम ब्रिलियन जोन बनाएंगे, उसकी जो बाउंड्री होगी, जैसे इसकी ये वाली बाउंड्री है, ये उसकी बाउंड्री है, इस वाली बाउंड्री पे क्या होगा, ब्रिलियन जोन की
ठीक है, इस वाली बाउंड्री पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। पर हम ये वाली जो ब्रैग्स लॉ किया था, ये हमने किया था डायरेक्ट लैटिस में, ठीक है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करें रेसिप्रोकल में, तो हमें ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करनी होगी इन रेसिप्रोकल लैटिस में भी। तो पहले हम ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, तभी हमें पता चलेगा अगर मैं रेसिप्रोकल की बात कर रही हूँ कि कौन से पॉइंट पे कौन सी कंडीशन पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। अब रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होगा, जो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये मैं रेसिप्रोकल में बना रही हूँ। अगर मैं ये रेसिप्रोकल में बना रही हूँ, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ईच पॉइंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक सेंटर वाला पॉइंट लेना है। सपोज कर लिया मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर ये ले लिया, अब क्या करना है हमें, एक यहाँ से मैंने के क्या है हमारा एक वेव वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2π/λ। इस रेडियस का यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाती हूँ, इतना डिस्टेंस हो गया 2π/λ। यहाँ से इस वाले एटम तक आती हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, k = 2π/λ। इतना रेडियस का हमने एक सफ़ियर बनाना है, इतने रेडियस का हमने एक सफ़ियर बनाना है, इस वाले को सेंटर मान के। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जो ये सफ़ियर बनाया है हमने, कितना रेडियस मान के, के क्या है वेव वेक्टर, जो कि क्या है 2π/λ। अब इस वाले सफ़ियर को हम बोलते हैं इवॉल्व्ड सफ़ियर। अब हमने अगर डाइफ्रैक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने उस वाले केस में किया है, ये वाले प्लेन्स थे 2, पहले यहाँ पे आई, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही थी थीटा, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। वैसे ही अब इसमें भी होगा, ये अगर मैं इंसिडेंट वेव मान लूँ, ठीक है, अगर इसको इंसिडेंट वेव मानते हैं तो ये डाइफ्रैक्ट होगी, तो डाइफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी और पॉइंट पे चली जाएगी। अगर ये वाला पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या है हमारा k' वेक्टर है, ये k वेक्टर है, ये k', और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2π/λ के। क्यों, मैंने यहाँ तक लिया है, तो ये एक सफ़ियर है तो उसका रेडियस तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी इंसिडेंट वेव थी, ये क्या हो गई हमारी डाइफ्रैक्टेड वेव हो गई। जैसे हमने डायरेक्ट लैटिस में किया था, ये हमारी इंसिडेंट वेव थी, ये क्या हो गई हमारी डाइफ्रैक्टेड वेव हो गई। अब सिमिलर वे से हमने ये कर लिया, बट हम कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस का। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल जब भी हम बनाते हैं तो अब पहले मैंने बोला था कि ये वाले पॉइंट्स क्या है रेसिप्रोकल लैटिस है, ठीक है। अब इनको अगर हम डायरेक्ट लैटिस मान लें, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स सिर्फ एक सिंपल डायरेक्ट लैटिस हैं, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स हैं तो ये वाले भी डायरेक्ट लैटिस हैं। अब मैंने क्या करना है, एक रेसिप्रोकल बनाना है। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये वाला एक प्लेन होगा, ये वाला एक प्लेन होगा, तो मैंने क्या किया, इस वाले से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर गिराया। तो जब भी हम एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं प्लेन पे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक रेसिप्रोकल लैटिस बन जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जी हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये वाला मैंने इस वाले पॉइंट से यहाँ तक परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। इस वाले को अब आप एक सिंपल
डायरेक्ट लैटिस की बात, अगर मैं डायरेक्ट लैटिस मान लूँ इनको, ठीक है, तभी ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट लैटिस हैं। बट मुझे क्या चाहिए, रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल वेक्टर चाहिए। तो रेसिप्रोकल वेक्टर के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेसिप्रोकल लैटिस। तो जी हमारा क्या बन गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को, अगर वो डायरेक्ट लैटिस में है, अगर तो वो डायरेक्ट लैटिस में है, तो मैं इसको ए वेक्टर मानती हूँ, इसको क्या मानती हूँ, बी वेक्टर। ये हमारे क्या होते हैं, लैटिस पैरामीटर। तो किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट लैटिस में, किसी भी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, n1 ए वेक्टर, n2 ये वेक्टर है, बी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं 3D की बात करूँ तो ये सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। तभी मैंने बोला है कि मैंने इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन पे क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तभी ये एक रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को मैं डायरेक्ट लैटिस में ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर प्लस nc सी वेक्टर। तो हम किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट लैटिस में किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, t ट्रांसलेशन वेक्टर है n(a1) a प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। a b c क्या है, हमारे लैटिस पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं किस में आ जाऊँ, डायरेक्ट लैटिस रेसिप्रोकल में आ जाऊँ, तो रेसिप्रोकल में हम किसी भी लैटिस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h a स्टार प्लस k b स्टार प्लस l c स्टार हो जाएगा। रेसिप्रोकल में हम किसी भी पॉइंट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, h के l क्या है, मिलर इंडिसेस, और a स्टार b स्टार c स्टार क्या है, लैटिस पैरामीटर, बट इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम डायरेक्ट लैटिस में किसी भी पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी भी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली हम किसी भी लैटिस पॉइंट को डायरेक्ट लैटिस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, और रेसिप्रोकल में ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब हमने फाइंड करनी है कंडीशन, ब्रैग्स कंडीशन, बट इन रेसिप्रोकल लैटिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये क्या है, एक वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं हम, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। तो उसमें क्या है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वाला इसमें है, तो ये दोनों को ऐड करके ये तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस जी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के डैश के। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो 2 टाइम्स के डॉट जी होगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो k और k डैश है, ये क्या है, इस वर्ल्ड स्फीयर के दोनों रेडियस हैं, मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ से ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर सिंपली, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो जब भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी रेसिप्रोकल में, तो
वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। यहाँ पे एक हमने इवॉल्व्ड स्फीयर बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस इवॉल्व्ड स्फीयर पे देखूँ, कोई भी पॉइंट अगर इस इवॉल्व्ड स्फीयर पे आएगा, कोई भी पॉइंट अगर इवॉल्व्ड स्फीयर पे आ रहा है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। इसको याद रखना है, कोई भी पॉइंट अगर इस इवॉल्व्ड स्फीयर के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये था हमने इवॉल्व्ड स्फीयर क्यों बनाया था, क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल में हम बात करेंगे तो हम ये वाले ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करते